हेलो मित्रों, तो आज अपन बात करें क्लास 9th के साइंस के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है निम्न तो पहला क्वेश्चन होने वाला अपना, निम्न में से किस में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। देखो, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि जो ठोस पदार्थ है वो द्रव में बदले बिना किस में बदल जाए, गैस में। तो कपूर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कपूर क्या है कि द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है। देखो, दूध में वसा और प्रोटीन होती है, रक्त में प्लाज्मा यानी कि तरल और ठोस दोनों पदार्थ होते हैं, मिश्र धातु भी दो धातुओं का मिश्रण होती है। ठीक है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जल। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg हो जाएगा। किस वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो जे थॉमसन। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है पैरामीशियम। ठीक है। रक्त के तरल अघात्री भाग को कहते हैं प्लाज्मा। देखो, रक्त के दो भाग होते हैं, एक ठोस भाग होता है और एक तरल भाग होता है। जैसे 55% पर क्या होता है, प्लाज्मा होता है रक्त में। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने चारों ओर का वातावरण धारण करती है। पृथ्वी अपने चारों ओर का वातावरण धारण करती है। देखो, यहाँ पे अगर पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण होता तो वो हवा हो जाता, लेकिन यहाँ पे हवा नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। क्योंकि पृथ्वी अपने चारों ओर वातावरण धारण कर रही है, एक बल का अनुभव कर रही है। पृथ्वी एक बल से बंधी हुई रहती है। ठीक है ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल है। ध्वनि का मात्रक डेसिबल, पास्कल दाब का हो जाएगा, न्यूटन बल का हो जाएगा, हर्ट्ज आवृत्ति का हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे डेसिबल किसका है, ध्वनि का। हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य हो जाएगा। ठीक है। अगला है, कोशिका का बिजली घर कहलाता है। तो कोशिका का बिजली घर कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव कान के लिए श्रव्य रेंज क्या है, यानी कि सुनने के लिए आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। अगला हो जाएगा टिंचर आयोडीन में। देखो, आयोडीन के अंदर जो टिंचर आयोडीन का विलयन है, उसके अंदर आयोडीन तो हो जाएगा विलय। क्या हो जाएगा, आयोडीन विलय। और जल या एल्कोहल क्या हो जाएगा इसके अंदर, विलायक। तो अपन लिख लेते हैं एल्कोहल, इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्कोहल। इसको जल में भी मिलाया जा सकता है। अगला है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कहाँ कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अगला, गति का तृतीय जो समीकरण है वो हो जाएगा 2as इज टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपका गति का तीसरा समीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति का निहित ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी आपकी। कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला है, मधुमक्खी पालन खालिस्तान तथा खालिस्तान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मधुमक्खी पालन के लिए प्राप्त किया जाता है सबसे पहले तो शहद। क्या प्राप्त किया जाता है, शहद। और दूसरा मोम, वैक्स वगैरह। ठीक है ना, शहद और मोम प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पालन किया जाता है। अब अगला है, ध्वनि के संचरण के लिए आपको मैंने बताया था माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में सबसे सर्वाधिक इसकी चाल होती है, बाकी ध्वनि में ऐसा नहीं होता, इसमें उल्टा होता है। माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि के लिए। अगला है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। अब देखो, केल्विन इकाई में परिवर्तित करने के लिए अपने को क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था सेल्सियस से केल्विन में बदलते हैं। तो 273 ऐड कर देते हैं, एडिशन करते हैं। और अगर केल्विन से सेल्सियस में बदलना हो तो 273 घटा देते हैं। तो यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो अपन 30 ऐड करेंगे, 273 ऐड करेंगे 30 में, तो कितना हो जाएगा 370। और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 303। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 303, 330 केल्विन, सॉरी 303 केल्विन। अगला ये आ जाएगा 230, और इसमें जोड़ देंगे 230 में जोड़ देंगे 273 ऐड कर देंगे। तो इधर आया 3 और 7 0, 3 और 7 10 0, चलिए कितना आ जाएगा 503 केल्विन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इधर 303 केल्विन और 503 केल्विन। ठीक है। अगला बात करते हैं, रासायनिक सूत्र लिखना है।
क्या लिखना है, रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए आपको बताया रासायनिक सूत्र किसका पूछ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हो गया कैल्शियम, ये हो गया कार्बोनेट, आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाने का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, तो ये 2 कहाँ चली जाएगी, क्लोरीन पे। कैल्शियम की और कार्बोनेट की कैल्शियम की +2, कार्बोनेट की -2 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। क्योंकि लाइसोसोम क्या करता है, इसके अंदर ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, मृत जो भाग होते हैं, मृत जो अंग होते हैं, उनको पाचित करने का काम होता है। लेकिन कई बार कोशिकीय व्यवधान के कारण ये लाइसोसोम अपनी ही कोशिकाओं को क्या कर लेती है, नष्ट कर देती है, और इसकी थैली क्या हो जाती है, फट जाती है। इसलिए इसको कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। अगला है, राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। देखो अल्ट्रासाउंड यानी कि प्राध्वनि के 2 अनुप्रयोग, और अनुप्रयोग हो जाएंगे प्राध्वनि के। पहला तो हो जाएगा अल्ट्रासोनोग्राफी, क्या हो जाएगी, अल्ट्रासोनोग्राफी। और दूसरा हो जाएगा जो आपकी धातु होती है, क्या होती है, धातु, उनके अंदर दरार जानने के लिए, इनके अंदर दरार जानने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, प्राध्वनि का। तो 2 उपयोग हो जाएंगे, एक तो अल्ट्रासोनोग्राफी में, यानी कि जो अंदर अपने शरीर के अंदर जो इनका प्रतिबिंब प्राप्त करने, शरीर के अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, और दूसरा धातुओं की दरार पता करने के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो द्रव्यमान संरक्षण में का नियम कहता है कि द्रव्यमान, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान न तो सृजित किया जा सकता है और न ही उसका द्रव्यमान विनाश किया जा सकता है। मतलब द्रव्यमान का संरक्षण रहता है, ना तो विनाश होता है और न ही निर्माण होता है। अगला है ऊर्जा के कोई 2 रूप। तो एक तो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, एक हो जाएगी काइनेटिक, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। 2 रूप लिख दिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये आपके 2 रूप हो जाएंगे। अगला है बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं। देखो बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने हो, वो आयन क्या कहलाएंगे, बहुपरमाणु आयन। जैसे आपको हो जाएगा SO4, इसके -2, OH- हो जाएगा, इसके अलावा NH4+ हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएंगे, बहुपरमाणु के आयन। अगला एक क्वेश्चन है कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ पेंडुलम, लोलक का चित्र बनाना। पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम का मतलब होता है कि जैसे आप एक धागे को क्या करो, एक रस्सी से बांधो, एक धागे से बांधो, और किससे, एक गोले से बांध दो उसको, और उसको लटका दो, तो वो क्या बन जाता है, पेंडुलम। जैसे घड़ी के अंदर भी आपको पेंडुलम देखा होगा, जो इधर उधर हिलता हुआ रहता है। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, ये पेंडुलम बन जाएगा, ठीक है ना। एक धागे से अपन एक गोलों को बांध दे, तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएंगे, पेंडुलम बन जाएंगे। अगला है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। देखो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां थी, जो बोर ने आगे ठीक करी, कि रदरफोर्ड कक्षा के बारे में नहीं बता पाए। मतलब कौन सी कक्षाओं में ये रहेंगे, ये कौन सी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, इन सब के बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए। दूसरी बात, उनकी स्थिरता के बारे में नहीं बता पाए, स्थिरता के बारे में नहीं बताए। परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्थिरता के बारे में भी रदरफोर्ड नहीं बता पाए। अगला है मिश्रण और यौगिक में अंतर बताना था। तो मिश्रण आपको मैं बता दूं, मिश्रण होता है क्या, एक बात करें अपन भौतिक प्रक्रिया। मिश्रण बनाने की कौन सी प्रक्रिया होती है, भौतिक। और यौगिक बनाने की कौन सी प्रक्रिया होती है, रासायनिक। मिश्रण के अंदर क्या होता है कि इनका जो अनुपात होता है, पदार्थों का अनुपात जो होता है, वो क्या नहीं होता है, नियत नहीं होता, स्थिर नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन यौगिकों का यौगिक जो जिन तत्वों से मिलकर बना होता है, उन तत्वों का अनुपात क्या होता है, समान होता है, नियत होता है, स्थिर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब किसी छड़ी से एक दरी कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाता है, क्यों। क्योंकि आपने जड़त्व का नियम पढ़ा है, गति का पहला नियम। वो नियम कहता है कि जब तक अपन किसी वस्तु के ऊपर बाहरी बल नहीं लगाएंगे, तब तक वो क्या नहीं कर पाएंगे, गति नहीं कर पाएंगे, वहाँ से विस्थापित नहीं होंगे। तो कारपेट पे जब तक पीटा नहीं जाता तब तक वो कुछ चल नहीं करता। लेकिन जैसे ही पीटते हैं, उसके ऊपर बल लगाते हैं, तो ये कण क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से अपना एक क्वेश्चन हो जाएगा। अगला चित्र, रंध्र का चित्र बनाए, उसके कार्य लिखे। देखो रंध्र क्या होता है, रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया 2 होती है। देखो इस प्रकार से क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, क्या होते हैं, रंध्र। और इन रंध्रों के बाहर क्या होती है, द्वार कोशिकाएं होती है। रंध्रों के बाहर क्या होती है, द्वार कोशिकाएं होती है, जिनके कारण रंध्र क्या कर पाते हैं,
खुलने और बंद करने का काम कर पाते हैं। ये बीच में से ये गैप जो दे रखा है इसका मतलब रंध्र खुले हुए हैं। अब इसमें होता क्या है कि रंध्रों के कार्य क्या होते हैं। रंध्रों के ऊपर जो ये छिद्र पाए मतलब पत्ती के ऊपर जो छिद्र पाए जाते हैं उनको अपन रंध्र कहते हैं। रंध्र काम करते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का। कौन सी क्रिया का काम करते हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का काम करते हैं। दूसरा, ये गैस विनिमय का काम करते हैं, अर्थात रंध्रों के द्वारा ही CO2 अंदर आती है पत्ती में और रंध्रों के द्वारा ही ऑक्सीजन पत्ती से बाहर जा पाती है। तो गैस विनिमय का काम भी ये करते हैं। अब अगला है, पौधे में सरल उत्तक और जटिल उत्तक में किस प्रकार भिन्न है? तो सरल उत्तक मैं आपको बता दूं एक ही कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जटिल उत्तक अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये जो जटिल उत्तक होते हैं वो परिवहन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? परिवहन का कार्य करते हैं। सरल उत्तक जो है वो स्थायित्व का काम करते हैं, सहारा देने का काम करते हैं, सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है ना। ऐसे अगला है, एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रिया में होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों को वर्णन कीजिए। देखो अपन बात कर रहे हैं एक बैटरी से क्या बना रहे हैं, क्या जला रहे हैं, एक बैटरी से अपन जला रहे हैं बल्ब। तो बैटरी से बल्ब जलाया तो अपन लेते ये रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा थी? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा थी, पहले थी रासायनिक ऊर्जा। ये रासायनिक जो ऊर्जा है ये रासायनिक ऊर्जा बदली विद्युत ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में बदल गई? विद्युत ऊर्जा में। अब विद्युत ऊर्जा में बदली और विद्युत ऊर्जा में बदलने के बाद में बल्ब क्या हो गया? जल गया। बल्ब क्या हो गया? जल गया। और जलते ही कौन सी ऊर्जा में बदल गई? प्रकाशीय ऊर्जा में बदल गई। कौन सी ऊर्जा में बदल गई? प्रकाशीय या तापीय ऊर्जा में। इसके बाद में ऊष्मा उत्पन्न हुई तो ये कौन सी ऊर्जा में बदल गई? ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार से ऊर्जा का क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। देखो पदार्थ की तीन अवस्था होती है, कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। आपको मैं बता दूं तीनों का, यहीं पे समझा देता हूँ। ठोस जो होते हैं कठोर होते हैं। ठोस की अवस्था क्या होती है? कठोर। जो इसके कण होते हैं वो पास पास होते हैं। द्रव के कण थोड़े दूर होते हैं। गैस के कण क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठोस का निश्चित आकार और आयतन होता है, द्रव का निश्चित आयतन होता है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता। जिस बर्तन में डाला जाता है उसी का ये आकार ले लेते हैं। गैस का ना तो निश्चित आकार होता है ना आयतन होता है। ठीक है ना। यहाँ पे ये जो ठोस के कण होते हैं ये पास पास होते हैं। ठोस के कण कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। द्रव के कण थोड़े दूर दूर होते हैं। द्रव के कण क्या होते हैं? थोड़े दूर। और गैस के कण तो बिल्कुल ही क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। द्रव के कण क्या होते, गैस के कण क्या होते हैं? बिल्कुल ही स्वतंत्र होते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है ना। अब आगे अपन बात करें, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक खेती क्या होती है, समझाइए। देखो बिना रसायनों के, बिना किसी दवाइयों के जो खेती की जाती है ना उसे कहते हैं कार्बनिक खेती। अर्थात जैविक खेती के बारे में यहाँ बात हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ पे जैविक खेती हो जाएगी, जो मतलब गोबर की खाद के द्वारा, केंचुए की खाद के द्वारा जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक खेती। अब आ जाएगा त्वरण किसे कहते हैं। तो त्वरण आपको पता है, वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। और त्वरण का सूत्र, त्वरण को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, सूत्र हो जाएगा U माइनस वी बटे टी। ए बराबर U माइनस वी बटे टी। ए बराबर U माइनस वी बटे टी। और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? इसका मात्रक। अब अगला है बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या। तो नील्स बोर नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉन मतलब परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन कक्षाओं के बारे में बताया, विविध कक्षाओं के बारे में। और इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो K, L, M, N कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और इनकी जो कक्षाओं के अंदर जो कक्षाएं होती है वो क्या होती है? स्थिर होती है। कक्षाएं क्या होती है? स्थिर। और इन्होंने ये भी बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में स्थानांतरित होते हैं तो उनके साथ में ऊर्जा भी क्या होती है? स्थानांतरित होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बोर का परमाणु मॉडल हो जाएगा। अगला है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व है। देखो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम था वो नियम क्या कहता है? वो नियम कहता है
इसके महत्व के बारे में। तो इसका महत्व ये है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से हमें पता चलता है कि जो पृथ्वी होती है उस पृथ्वी से हम बंधे हुए हैं, एक बल के द्वारा बंधे हुए हैं, ठीक है ना। दूसरा, जो सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं वो भी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के आधार पर। जो ऐसे समुद्रों के अंदर जो ज्वार भाटा आता है वो भी किसके नियम के आधार पर है, इसी नियम के आधार पर है, ठीक है ना। चंद्रमा की स्थिति ये सभी इसी नियम के आधार पर है। अगला है संतुलित और असंतुलित बल। देखो संतुलित बल में क्या की जा सकती है, किसी भी वस्तु की दिशा बदली नहीं जा सकती, लेकिन असंतुलित बल में वस्तु की दिशा बदली जा सकती है। कैसे? क्योंकि संतुलित का मतलब होता है इधर से भी सेम बल लग रहा है, इधर से भी सेम बल लग रहा है, समान बल लग रहा है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन असंतुलित में होता है कि इधर से मान लो कम बल लग रहा है और इधर से ज़्यादा बल लग रहा है, तो वस्तु इस ओर क्या करेगी, गति करेगी, तो इसकी दिशा और गति बदली जा सकती है असंतुलित बल में, संतुलित बल में नहीं बदली जा सकती, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि एक कुल्ली जो है वो क्या करता है कि 15 केजी का बोझ, केजी का बोझ आ गया तो यहाँ पे हम सीधा से लिखते हैं m बराबर 15 केजी, ठीक है। धरती से 1.5 मीटर ऊंचाई पर, तो h आ जाएगा कितना, 1.5 मीटर, तो उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। ये पूछ रहा अपने को W, और W बराबर होता है mgh। यहाँ पर W बराबर m का मान कितना है 15 और g का मान आपको पता है 9.8 होता है, गुणा यहाँ पे h कितनी है 1.5। तो इसको कैलकुलेट करते हैं अपन, देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो करते हैं एक बार, पहले इसको करके देख लेते हैं। मानना है कि इधर से हमने इसके ले लिया 2 पॉइंट, इधर ले ली, यहाँ पे तो बच गए 3 और यहाँ पे हो गए ये 10, 2 पॉइंट उधार लिए तो ये 150 को हमने 1.3 से मल्टीप्लाई किया तो ये लगभग हो गया 220। तो क्या आ जाएगा 220 का W है, कार्य है, कार्य का मात्रक आ जाएगा जूल, तो 220 जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा 220 जूल। मैं एक बार कैलकुलेट करके भी देख लेता हूँ। अपन कैलकुलेट कर रहे हैं 15 इंटू, अपन बोल रहे हैं 15 इंटू 9.8 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.5 से, तो कितना आ गया 220.5, कितना आ गया 220.5 जूल आ जाएगा, 220.5 जूल। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका किसे कहते हैं, तो कोशिका सभी जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है। अगला है जंतु और पादप कोशिका में अंतर लिखिए। तो जंतु कोशिका के अंदर तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है। इसके अलावा जंतु कोशिका के अंदर सेलुलोज जंतु कोशिका के अंदर सेलुलोज नहीं होता, पादप कोशिका के अंदर सेलुलोज होता है। इसके अलावा जंतु कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, पादप कोशिका के अंदर होता है, ठीक है। जंतु कोशिका लचीली होती है, पादप कोशिका कठोर होती है। अब इसके आगे क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो रॉबर्ट हुक के शिष्य थे स्लाइडेन और स्वान। कौन कौन थे, स्लाइडेन और स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि जो कार्बोहाइड्रेट देने वाली 4 फसलें, तो कार्बोहाइड्रेट देने वाली पहली फसल तो है गेहूं, कौन सी है, गेहूं। दूसरी हो जाएगी मक्का, तीसरी हो जाएगी बाजरा, ठीक है ना, और चावल आलू वगैरह ये सभी क्या चारों फसलें क्या हो जाएगी आपके कार्बोहाइड्रेट देने वाली। इसके अलावा पादपों के लिए वृहद पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्वों में आ जाएगा, एक तो आ जाएगा फास्फोरस आ जाएगा, एक आ जाएगा पोटेशियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, ठीक है ना, मैग्नीशियम आ जाएगा, ठीक है ना, नाइट्रोजन आ जाएगा। ये सभी क्या है, वृहद पोषक तत्व होते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 किलो वोट घंटे से क्या तात्पर्य। इसका मतलब होता है कि 1000 वोट 1 घंटे के अंदर अगर अपन ऊर्जा काम में ले रहे हैं तो वो होती है 1 किलो वोट घंटा। अब इधर अपन बात करें 1 जूल कार्य। 1 जूल कार्य का मतलब होता है, देखो कार्य का होता है W बराबर S इंटू विस्थापन इंटू बल न्यूटन, ठीक है ना, ये होता है इसका। यानी कि अपन 1 न्यूटन बल लगाकर वस्तु को 1 मीटर दूर विस्थापित कर दे, वो क्या होता है 1 जूल कार्य के बराबर होता है।
अगला है मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं? तो मुक्त पतन का मतलब होता है कि कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे आए, उसे कहते हैं मुक्त पतन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल ही उस पर कार्य करे। अगला आ जाएगा आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब तक अपन किसी पानी के अंदर किसी वस्तु को डुबोते हैं तो डुबोने पर वो ऊपर की ओर क्या करती है, एक बल का अनुभव करती है, उसे कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला है पशु कृषि के महत्व को समझाइए। पशु कृषि से हमें देखो दूध प्राप्त होता है, हमें खाद्य प्राप्त होती है, पशुओं से दूध प्राप्त होता है, इसके साथ में ही जो पशुओं से मांस प्राप्त होता है, ठीक है ना। अगला है मुर्गी पालन से क्या तात्पर्य है? तो मुर्गी पालन से अंडे प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा खाद्य प्राप्त होती है और मुर्गी पालन से हमें मांस प्राप्त होता है। अगला देखो, खेतों में खाद के उर्वरक के उपयोग क्यों करते हैं? खेतों में खाद का उपयोग किया जाता है फसल उत्पादन को अच्छा करने के लिए, उसको पोषक तत्व तो अच्छे मिल सके तो उत्पादन भी अपने को अच्छे मिल सके, ठीक है। अगला है अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में क्या अंतर है? देखो अनुप्रस्थ जो तरंग होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है ऊपर नीचे की ओर गति, अनुप्रस्थ तरंग होती है ऊपर नीचे की ओर गति, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग होती है आगे पीछे की ओर गति, आगे पीछे की ओर गति। अनुप्रस्थ तरंगों का उपयोग होता है कहाँ पे? प्रकाश के लिए। कहाँ पे किया जाता है? प्रकाश के लिए। और अनुदैर्ध्य तरंगों का उपयोग किया जाता है ध्वनि के संचरण के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज है, उसकी तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है और 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो देखो अपने को इनमें से कुछ पहले चेंज करने पड़ेंगे। तो 2 किलो हर्ट्ज है, कितना है? 2 किलो हर्ट्ज, तो इसको अपन बदल लेते हैं किलो हर्ट्ज के अंदर। तो 2 किलो हर्ट्ज हो जाएगी 2000 हर्ट्ज। कितनी हो जाएगी? 2000 हर्ट्ज। और तरंग दैर्ध्य यानी कि जो दूरी है वो कितनी है? 35 सेंटीमीटर। तो 35 सेंटीमीटर को अपन बदल देते हैं मीटर में 100 का भाग देके, तो पॉइंट छोड़ के जीरो लग जाएगा। कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं इसकी मतलब टाइम निकाल लेते हैं, इसका आवर्तकाल निकाल लेते हैं। तो आवर्तकाल निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2000 गुणा 0.35, तो इसको गुणा करोगे तो आप 70, तो ये हो जाएगा 700, ठीक है ना, 700 सेकंड। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 700 सेकंड। अब ये सॉरी सेकंड नहीं, ये इसका चाल हो जाएगी, ठीक है ना, चाल हो जाएगी इसकी। अब यहाँ पे दूरी जो है वो कितने? 1.5 किलोमीटर। अब इसको अपन बदल रहे हैं किसमें? मीटर में। मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1500 मीटर। मीटर कितना हो जाएगा? ये 1500 मीटर। अब यहाँ पे आ गई ये दूरी और यहाँ पे आ गई इसकी स्पीड, चाल आ गई, ठीक है ना। तो अब अपन क्या निकाल लेंगे इसकी, पूछ क्या रहा है अपने को, कितना समय लेगी टी। तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा, चाल बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। देखो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है? 1500। दूरी कितनी है? 1500 बटा चाल कितनी है? 700। चाल कितनी है? 700। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, तो 2 बच गया कितना? 1, तो 0 7 एकम 7 बच गया कितना? 3, 7 चौक 28, तो 2.14 सेकंड आ जाएगा इसका टाइम। कितना आ जाएगा? 2.14 सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। अगर अथवा की बात करें तो मनुष्य के कान का चित्र बना लेना आपको। और मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है? देखो कान का जो बाहरी भाग होता है वो एक फलन की तरह होता है, उस फलन से ध्वनि आके टकराती है और टकराने के बाद में कीप नुमा भाग में प्रवेश करती है। कीप नुमा भाग में प्रवेश करने के बाद में आंतरिक कर्ण में जाती है और वहाँ पर एक होता है कर्णपटय। कर्णपटय से जैसे ही ध्वनि टकराती है तो वहाँ पे क्या उत्पन्न होते हैं? कंपन उत्पन्न होते हैं। कंपन उत्पन्न होने से वहाँ पे कंपन वो जाते हैं मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क में जाने से इनका क्या हो जाता है? संश्लेषण, और इस प्रकार से हमारे कानों को सुनाई मतलब जो ध्वनि है वो सुनाई देती है, ठीक है ना। ये आपका छोटा सा पेपर था। आई होप आपके ये समझ में आया होगा, और ये आपका कोई ऐसे थोड़ा ईजी सा पेपर है, आप जो भी सॉल्यूशन है वो आप इसमें देख लेना, ठीक है ना। थैंक यू।